देवपुर गांव में एक मध्यवर्गीय पति पत्नी रहा करते थे, सुनीता और राजन। राजन एक ढाबा चलाता था और सुनीता घर का काम देखती थी। लेकिन एक दिन अचानक से ही राजन की तबीयत खराब हो गई। महीना भर गुजर जाने के बाद भी राजन की तबीयत नहीं सुधरी, तो दोनों पति पत्नी चिंता में पड़ गए। पता नहीं ये बिस्तर मुझे कब छोड़ेगा। सारी बचत खत्म हो चुकी है और ऊपर से दवाइयों का खर्चा अलग। अरे जी, आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। ऐसा कहकर सुनीता किचन में चली गई। तभी अचानक से ही उसे आइडिया आया और राजन से कहने लगी, सुनो जी, हम अपने ढाबे का वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। मतलब ये कि ढाबा बंद हुआ है, लेकिन खाना तो मैं घर में बना ही सकती हूँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ एक टिफिन सेंटर शुरू करूँ। आपका क्या विचार है? और राजन सुनीता से सहमत हो जाता है। फिर अगले दिन से ही सुनीता पूरी मेहनत के साथ टिफिन सेंटर के काम में जुट जाती है। सुनीता बहुत मेहनत का टिफिन बनाती और घर घर बांटने जाती। सुनीता का टिफिन सेंटर बहुत अच्छे से चल रहा था। उसकी तरक्की देख सुनीता की पड़ोसी अनीता ने भी टिफिन का सेंटर शुरू कर दिया। सुनीता काफी सीधे स्वभाव की थी, इसलिए वो हमेशा सबकी मदद करती थी। एक दिन सुनीता टिफिन की डिलीवरी के लिए निकली तो रास्ते में एक व्यक्ति ने उसे रुकवाया। बहन, मुझे घर जाना है, मेरी माँ बीमार है। इस रास्ते पर कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा, तो क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगी? हाँ भैया, आओ बैठो। सुनीता आदमी को उसके घर छोड़कर डिलीवरी के पते पर पहुंची। ये लीजिए आपका टिफिन। अरे सुनीता, इतनी जल्दी कैसे? 5-6 घंटे और लेट आ जाती। अब ये तुम्हारा टिफिन तुम्हारे पास रखो, हमने अनीता से मंगाकर खा लिया है। इस तरह सुनीता हमेशा किसी न किसी की मदद करने के चक्कर में लेट हो जाती और लोग उसे खूब खरी खोटी सुनाते। एक दिन सुनीता का उदास चेहरा देख राजन ने पूछा, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? मैं हमारे धंधे को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन लोग फिर भी टिफिन अनीता से लेते हैं, क्योंकि मैं टिफिन पहुँचाने में देरी कर देती हूँ। पर भाग्यवान, तुम तो घर से समय पर निकलती हो। हाँ, लेकिन मैं लोगों की मदद करने में लग जाती हूँ और मुझे देर हो जाती है। भाग्यवान, तुम भोली हो, धंधा ऐसे नहीं चलता। अब तुम जाओ और अगले ऑर्डर की तैयारी करो। सुनीता अगले दिन टिफिन डिलीवरी के लिए निकलती है और वह सच बोल रही है या झूठ, यह जानने के लिए राजन भी उसके पीछे पीछे जाता है। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को सुनीता से मदद मांगते देखा। अरे बेटी, मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, मैं बीमार हूँ। बेटी, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। नहीं चाचा, एहसान की कोई बात नहीं है। चलो मैं आपको अस्पताल तक छोड़ देती हूँ। सुनीता बुढ़े आदमी को हॉस्पिटल छोड़कर चली जाती है, पर राजन अभी उसका पीछा कर रहा था। तभी उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल में जाने की बजाय अनीता के घर की तरफ जा रहा है। अनीता के घर जाकर उसने अपनी नकली दाढ़ी मूंछ निकाली और अनीता से कहा, कल उसे कौन से तरीके से लेट करूं? कल गरीब आदमी बनकर जाना और उसे जितना हो सके उतना लेट करवाना। और ये लो आज के 500। अच्छा काम किया। ऐसे काम करते रहोगे तो मेरा और तुम्हारा दोनों का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। यह सब राजन सुन लेता है और समझ जाता है कि अनीता यह सब अपना धंधा बढ़ाने के लिए कर रही है। घर आकर राजन ने सारी बात सुनीता को बताई। अब इसको तो मजा चखाना ही होगा। सुनो भाग्यवान, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन वही आदमी गरीब बनकर सुनीता से मदद मांगने लगा। मैडम, एक गरीब आदमी की मदद कर दो, बस शहर तक जाने वाले रोड तक छोड़ दो। यह गरीब आदमी तुम्हें दिल से दुआ देगा। हाँ ठीक है, लेकिन पहले आप ये मास्क पहन लीजिए, सेफ्टी फर्स्ट। जैसे ही वो मास्क पहनता है उसे खुजली होना शुरू हो जाती है और खुजली करते करते उसकी नकली दाढ़ी निकल आती है। और तभी राजन गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है और सभी के सामने उसकी पोल खुल जाती है। ये सब मैं अनीता के कहने पर करता हूँ, ताकि आप सभी लोग सुनीता दीदी की बजाय अनीता से टिफिन लो। पर मुझे माफ कर दो, कोई मेरी खुजली बंद करो रे। अरे दादा रे, अरे मामा, अरे खुजली। जब सभी लोगों को अनीता का सच पता चल गया और सुनीता कितनी दयालु और समझदार है ये भी जान लिए, तो लोग सुनीता से ही टिफिन लेने लगे।
और एक बार फिर से सुनीता का धंधा अच्छा चलने लगा और राजन और सुनीता ने इस तरह ईमानदारी से काम करके शहर तक अपने टिफिन सेंटर खोल लिए। एक पिपरी नाम के गांव में लाला सेठ की बड़ी कपड़े की दुकान थी। लाला के दुकान में मणि नाम का कर्मचारी था जो लाला की लोगों को कपड़े दिखाने में मदद करता था। कई दिनों से लाला सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि उसे शराब की आदत लग गई थी। एक दिन लाला से परेशान होकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, अगर आज आपने शराब को हाथ लगाया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं, आज मैं बिल्कुल भी शराब नहीं पीऊंगा, तुम्हारी कसम। रोज तो आप मेरी झूठी कसम खाते हो, किसी दिन मैं सच में मर जाऊंगी। लेकिन आज सच कह रहा हूँ। और लाला ने फोन रखकर मणि से कहा, आज मैं जल्दी घर जा रहा हूँ, तुम दुकान बंद करके चाबी लेकर आ जाना। लाला घर जाने के लिए निकला। तभी उसे रास्ते में एक दोस्त मिल गया। उसे परेशान देखकर लाला ने कहा, अरे भाई सीताराम, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं, दिन भर बीबी की कचकच सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। उसकी जवान कैंची जैसी चलती रहती है, रुकती ही नहीं। इसलिए मैं ही बाहर निकल आया। महीना भर काम करके पूरा पगार उसके हाथों में रख दिया। उसमें से सिर्फ 2000 रुपए मैंने दारू के लिए मांगे तो देने से मना कर दिया और अपना भाषण शुरू कर दिया। अरे भाई, मेरे घर में भी रोज यही होता है, इसलिए आज जल्दी घर जा रहा हूँ। तुम्हारा दुख सुनकर बुरा लगा। आखिर हम बेवड़े ही एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं ना। तुम सही कह रहे हो दोस्त, चलो ना एक एक घूंट मार के आते हैं। नहीं यार, आज नहीं, बीबी फिर से तमाशा करेगी। कई देर सीताराम के कहने पर लाला मान गया और दोनों शराब की दुकान पर गए। लाला जी, पहले कल के 2000 दीजिए, उसके बाद ही आपको शराब मिलेगी। अरे भाई, किस बात के 2000? कल तो मैंने सिर्फ 300 रुपए की दारू पी थी। शराब पीने के बाद आपको होश कहाँ रहता है? कल आपने 4 लोगों को बिठाकर शराब पिलाई थी और कहा था कि इनका बिल भी मैं भर दूंगा, उधारी में लिख लेना। ठीक है भाई, ये लो। इसी तरह शराब वाला लाला को बेवकूफ बनाकर हमेशा पैसे लूटता था। थोड़ी देर में दोनों फुल शराब पीकर निकले। लाला जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी बीबी उसकी हालत देखकर समझ गई कि आज भी लाला पी कर आया है। क्यों, आज भी मेरी झूठी कसम खाई ना? अरे थोड़ा धंधे पर ध्यान दो, घर में कुछ नहीं बचा है, आपने सारी बचत शराब में बहा दी है। अरे भाग्यवान, पैसा खर्च के लिए ही तो कमाया जाता है। जैसे तुम गहनों में पैसे उड़ाती हो, वैसे मैं दारू में उड़ाता हूँ। बस हिसाब बराबर। अब मैं चला सोने। इस तरह लाला बीबी की सारी बातों को नजरअंदाज करने लगा और पूरे दिन दोस्तों के साथ शराब की दुकान पर बैठा रहता। एक दिन लाला सीताराम के साथ शराब की दुकान पर बैठा था। तभी वहां पर मणि दौड़ते हुए आया। सेठ जी, जल्दी चलिए, सेठानी जी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर आया हूँ, मगर डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब तक 4 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक ऑपरेशन संभव नहीं है। जल्दी पैसे लेकर चलिए। क्या एक्सीडेंट? पर मेरे पास पैसे तो नहीं है, अब मैं क्या करूं? दोस्त सीताराम, आज पैसे दे दे, बीबी का ऑपरेशन है भाई। जा रे फोकटिया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। वो तो तू फ्री की पिला देता है, इसलिए तेरे साथ बैठ जाता हूँ। मैं तो चला घर। इन बातों ने लाला की सारी शराब उतार दी। वो हर जगह गया, दुकान के गल्ले से लेकर घर के आटे के डब्बों तक, पर उसे 1 रुपया नहीं मिला। उसने लोगों से उधारी भी मांगी, पर सबने शराबी समझकर उसे पैसे देने से मना कर दिया और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। कुछ देर बाद मणि लाला के पास आया। सेठ जी, सेठानी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनते ही लाला के पैरों तले जमीन खिसक गई और लाला रोने लगा। मेरी पारो रोज कहती रही, शराब छोड़ दो, धंधे पे ध्यान दो, बचत करो। लेकिन मैं झूठे दोस्तों की बातों में आकर कहता रहा, पैसा तो उड़ाने के लिए ही होता है। अब मुझे सब समझ में आ गया।
कि बचत कितनी जरूरी होती है। अगर मैंने शराब छोड़ दी होती तो आज मेरी पारो जिंदा होती। हे भगवान, मैं अब से कभी शराब नहीं पीऊंगा, बस मेरी पारो को वापस कर दो। तभी पीछे से एक आवाज आई। तो आज के बाद पक्का कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे ना? हाँ भगवान, पक्का। हाथ तो क्या, देखूंगा भी नहीं, बस पारो को वापस कर दो। ये भगवान नहीं, मैं बोल रही हूँ। अब रोना बंद करो। ये हमारी तरकीब थी ताकि तुम्हारी शराब छुड़ा सकें। यह सुन लाला बहुत खुश हुआ और उस दिन के बाद उसने सारी बुरी आदतें छोड़ धंधे पर ध्यान देने लगा और बचत करने लगा। और लाला ने अच्छे दोस्त भी बना लिए जो उसकी मुसीबत में मदद करे।